रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक तक हम लोग कूलम्ब को पढ़ लिए, तो आज से उससे रिलेटेड हम लोग अच्छे अच्छे कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, है ना। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि कूलम्ब का जो फोर्स होता है उसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है तो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। अब ये कंजर्वेटिव इन नेचर क्या होता है, आपने 11वीं में पढ़ाई होगा वर्क पावर एनर्जी में कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, अच्छे से पढ़ा होगा। आपने सुना होगा कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, अगर किसी सिस्टम पे कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं तो उस सिस्टम का जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। क्या रहता है, कंजर्व रहता है। और अगर किसी सिस्टम पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव नेचर होता है। इसका मतलब है कि अगर किसी सिस्टम पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो उस सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मैकेनिकल एनर्जी का बोले तो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है। फिर आपने पढ़ा होगा कि जो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो चेंज नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है ना। तो वैसे अगर यहाँ पे अगर वही चीज अप्लाई करते हैं जो वर्क पावर एनर्जी में अप्लाई किए थे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा वर्क बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये क्या होगा माइनस, और ये क्या होगा चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हुआ करता था, यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है थोड़ा बहुत हम लोग वर्क पावर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचेंगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, बट हम अभी आगे डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है ना। फिर आपने पढ़ा होगा कि वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल एजेंट होता है जो कि इंटरनल के अगेंस्ट वर्क करता है वो बराबर होता है। यहाँ पे फर्क कितना होता है, सिर्फ यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे क्या होता है प्लस होता है। तो ये आपको पहले से पता होगा, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे लिख ही दिया है कि जो W है वो वर्क डन बाय क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एंड डेल्टा U क्या है चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पे लिख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ना। W एक्सटर्नल क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि सर कंजर्वेटिव फोर्स को हम चेक कैसे करते हैं कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं है। तो हम ऐसे देख के नहीं बता सकते हैं बेसिकली, बट हमको कुछ पते होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव होता है ना। अभी अपना कंजर्वेटिव में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी ऐड हो गया है ना। बट मान लो कोई अगर फोर्स दिया है ऐसे करके F इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ बाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे कि ये कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। तो इसके लिए एक मैथमेटिकल अप्रोच होता है इसको चेक करने के लिए कि ये जो फोर्स है ये कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। तो उसका कुछ डिटरमिनेंट टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट होता है। तो हम क्या करते हैं कि ये डिटरमिनेंट एक है, यहाँ पे क्या है आई जे और के है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका एफ एक्स होता है, यहाँ एफ बाई होता है, और यहाँ पे क्या होता है एफ जेड होता है। अब हम जब इसको ओपन करते हैं, अगर ये डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ जाता है, अगर इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आता है तो ये फोर्स क्या होगा आपका कंजर्वेटिव होगा। क्या होगा कंजर्वेटिव होगा। अगर इस डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो आता है तो ये फोर्स कैसा होगा नॉन कंजर्वेटिव होगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। अब हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उनके द्वारा एक क्लोज लूप में जो वर्क डन होता है, क्लोज लूप में जो वर्क डन होता है बाय कंजर्वेटिव फोर्स वो क्या होता है जीरो होता है। अब चूंकि जो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किस नेचर का है, कंजर्वेटिव नेचर का। तो अगर हम बोले कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन क्लोज पाथ क्या होगा हमेशा जीरो होगा। तो इसको मैथमेटिकली इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि F डॉट डी ये वर्क डन होता है, और यहाँ पे जो F वो क्या है कंजर्वेटिव फोर्स है, और C का मतलब होता है क्लोज इंटीग्रेशन। क्या होता है क्लोज इंटीग्रेशन, मतलब ये वर्क डन किसमें बता रहा है क्लोज पाथ में बता रहा है। तो ये क्या होगा हमेशा जीरो होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो कैसा होता है कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, ठीक है ना। अब लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एक्चुअली क्या होता है आपने पढ़ा होगा कि जो वर्क डन बाय जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। वो किस पे डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मान लो एक ये ए पॉइंट है और ये क्या है बी पॉइंट, ठीक है। हम आपको तीन पाथ दे रहे हैं, तीन पाथ पे वर्क हुआ है किसके द्वारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा, ठीक है। मान लो
इसमें वॉकडन हुआ W1, इसमें हुआ W2, इसमें क्या हुआ W3 का। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों वॉकडन में क्या रिलेशन होगा, तो आप सिंपली बोलोगे कि सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसके द्वारा वॉकडन हो रहा है, और इन तीनों ही का जो इनिशियल और फाइनल जो पॉइंट है वो क्या है, सेम है। तो अगर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है, चूंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इनका वॉकडन भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम बोल सकते हैं W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3। अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्थ पॉइंट इसमें, ठीक है ना। तो देखिए, हम लोग पहली बात तो इसको डिस्कस ही कर चुके हैं ऑलरेडी कि अगर कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स किसी सिस्टम पे वर्क कर रहा है तो उस सिस्टम का जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो कंजर्व होता है। क्या होता है, कंजर्व होता है। अब चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो क्या है, कंजर्वेटिव है, तो इसका मतलब है कि अगर किसी सिस्टम पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर लग रहा है तो सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होगा। क्या होगा, कंजर्व होगा। मतलब इनिशियल जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा वो फाइनल सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे हम इसको ऐसे लिख देते हैं एक्सप्रेशन के फॉर्म में, जिसमें मैंने लिखा हुआ है if electrostatic force is work on a system then mechanical energy of the system remains conserved। ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो ये इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और ये फाइनल मैकेनिकल एनर्जी है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि सिस्टम का क्या है, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट या कंजर्व है। क्यों, क्योंकि सिस्टम पे कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है, यहाँ पे बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रहा है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं लाइन ऑफ फोर्स। ये क्या होता है, बेसिकली बेटा होता क्या है कि हर फोर्स की अपनी लाइन ऑफ फोर्स होती है, ठीक है ना। ये एक इमेजिनरी कर्व होती है। क्या होती है, इमेजिनरी कर्व होती है, जो कि ये बताती है कि अगर मान लो यहीं पे कोई फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स की कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करके हम ये मैथमेटिकली शो कर सकते हैं कि अगर हम किसी पॉइंट पे अगर उस लाइन ऑफ मतलब कर्व पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वो उस पॉइंट का नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा उस फोर्स के कारण, ठीक है ना। बेसिकली लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है, इमेजिनरी कर्व होती है, जो कि बताती है कि अगर हम उन पे किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो किसका डायरेक्शन बताएंगे, नेट फोर्स का। तो इसका मतलब है कि लाइन ऑफ फोर्स क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल होना चाहिए। डिफरेंशियल मतलब हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हो जाए, यूनिट टेंजेंट, ठीक है ना। डिफरेंशियलिटी नॉन डिफरेंशियलिटी अभी आप लोग पढ़ोगे मैथ में, ठीक है ना, मैथ्स में, ठीक है ना। तो ये जरूरी है कि लाइन ऑफ फोर्स क्या होंगे, हमेशा हमेशा डिफरेंशियल होंगे, ठीक है ना। अब मेरा फोर्स जो होता है वो दो टाइप का होता है, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो आप बोल सकते हो कि सर अब हर फोर्स की तो लाइन ऑफ फोर्स होती है, ठीक है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की लाइन ऑफ फोर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस बेसिक इतना होता है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स की लाइन ऑफ फोर्स होती है वो ओपन डिफरेंशियल कर्व होती है। क्या होती है, ओपन डिफरेंशियल कर्व। ओपन मतलब जो क्लोज ना हो, और डिफरेंशियल तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर डिफरेंशियल नहीं होगी तो आप जहाँ पे डिफरेंशियल नहीं होगी वहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते यूनिक। अगर यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते तो वहाँ पे नेट फोर्स का डायरेक्शन डिफाइन नहीं होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। पक्का ही वहाँ पे कोई ना कोई नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा ही होगा, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इन द केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ लाइन ऑफ फोर्स आर ओपन डिफरेंशियल कर्व, बट इन द केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लाइन ऑफ फोर्स आर क्लोज्ड डिफरेंशियल कर्व। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की जो लाइन ऑफ फोर्स होती है वो क्या होती है, क्लोज्ड डिफरेंशियल कर्व, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बेटा मान लो ये हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला किसी लाइन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, क्या कर रही है, किसी लाइन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जिस फोर्स की लाइन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है तो वो फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का होगा कि नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होगा। तो आप सिंपल दिमाग लगाओगे कि सर ये ओपन कर्व है और ओपन कर्व किसकी लाइन ऑफ फोर्स होती है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये किसकी लाइन ऑफ फोर्स हो सकती है, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। अगर मैं ये बात करूं कि मान लो ये इलिप्स है और इलिप्स किसी फोर्स की लाइन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स होगा या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो आप सिंपली देखोगे सर तो क्लोज कर्व है, और अगर क्लोज कर्व है तो ये किस फोर्स की लाइन ऑफ फोर्स होगी, इसकी होगी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। गॉट इट।
ठीक है ना। अभी हम लोग इससे एक क्वेश्चन करते हैं, हम आपको एक फोर्स देंगे वेक्टर फॉर्म में, तो आपको बताना होगा कि ये जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। तो एक तो आपके पास मेथड वो है अपना डिटरमिनेंट वाला, ठीक है ना। एक दूसरा भी मेथड है कि उस फोर्स, अच्छा फोर्स से लाइन ऑफ फोर्स का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। फोर्स वेक्टर के फॉर्म में दिया है F इक्वल टू माइनस ए ऑफ एक्स जे कैप प्लस बाई आई कैप, ठीक है ना। ये यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। इसको मुझे देखना है कि ये फोर्स आपका कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। हमारे पास दो मेथड है, एक तो हमारे पास वो मेथड है जो डिटरमिनेंट वाला, अभी हम लोग पीछे पढ़े कि डिटरमिनेंट से अगर डिटरमिनेंट जीरो आ जाएगा तो फोर्स क्या होगा, कंजर्वेटिव, है ना। अगर आपका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा तो क्या हो जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक दूसरा मेथड है जिसपे हमारा ज्यादा फोकस है, क्योंकि उसके थ्रू हम आपको एक दूसरी चीज और सिखाना चाह रहे हैं कि क्या किसी फोर्स की हेल्प से, उसकी लाइन ऑफ फोर्स की इक्वेशन सॉल्व निकाल सकते हो क्या। जैसे मान लो ये फोर्स, अगर हम इसके लाइन ऑफ फोर्स का इक्वेशन निकालिए और उस इक्वेशन का हम ग्राफ देखेंगे कि अगर वो ग्राफ आपका ओपन कर्व है या क्लोज कर्व है। अगर ओपन कर्व आएगा तो ये फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव होगा। अगर उस जो वो इक्वेशन आएगी वो क्लोज कर्व होगी तो ये कैसा फोर्स होगा, नॉन कंजर्वेटिव होगा। तो हम पहले देखते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट, है ना। दो में से कर लेते हैं, तो ये बाय डिटरमिनेंट मेथड, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, ऐसे आई लिखते हैं, जे लिखते हैं, यहाँ पे के लिखते हैं, यहाँ पे डेल वाई डेल एक्स, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है ना, पता ही होगा आपको, डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं, यहाँ हम लिखते हैं एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। एफ एक्स क्या होता है, फोर्स का एक्स कंपोनेंट है। एफ वाई क्या होता है, फोर्स का वाई कंपोनेंट है। एफ जेड क्या होता है, फोर्स का जेड कंपोनेंट। तो यहाँ पे एफ एक्स देखेंगे, एफ एक्स यहाँ पे माइनस ए वाई है, क्योंकि ये आई है, ये है ना। आई का जो कोएफिशिएंट होगा वो एफ एक्स आएगा, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे एफ एक्स आएगा माइनस ए वाई, क्योंकि इधर ए मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। और एफ वाई क्या आएगा, माइनस ए एक्स आएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे लिख लीजिएगा कि जो यहाँ से एफ एक्स आएगा, बेसिकली एक्स और वाई से एफ एक्स और वाई डिसाइड नहीं होता, आई और जे से होता है। कि जो आई का कोएफिशिएंट होता है वो एक्स कंपोनेंट होता है, जे का जो कोएफिशिएंट होता है वो वाई कंपोनेंट होता है, और के का जो कोएफिशिएंट होता है वो कौन सा होता है आपका, जेड कंपोनेंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एफ एक्स क्या जाएगा, माइनस ए वाई हो जाएगा, एंड एफ वाई यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ए एक्स आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस ए वाई आ जाएगा, एंड ये, अब यहाँ पे जेड कंपोनेंट है नहीं तो सिंपली यहाँ पे क्या लिख दोगे, जीरो लिख दोगे, ठीक है। अब इसको डिटरमिनेंट हम सॉल्व कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट हम कैसे सॉल्व करते हैं, आई यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। इसको, इस कॉलम को और रो को छोड़ देंगे, तो ये क्या आएगा आपका, इसका है ना, तो इसका ये करेंगे, क्या आएगा, जीरो आएगा ना, माइनस। अब बेटा इसका करेंगे हम, अगर हम ये माइनस ए एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने का मतलब है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड। अगर विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो चूंकि यहाँ पे ए है और यहाँ पे एक्स है, एक्स वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, जेड के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है ना, माइनस जे। अब हम इस कॉलम और रो को छोड़ देंगे, तो देखो अब इसका करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, माइनस, ठीक है ना। अब इसका करेंगे, अगेन यहाँ पे बाई क्या है, जो कांस्टेंट होगा, ए तो कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन क्या हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम के साथ कर लेंगे, प्लस करके, है ना, प्लस में आएगा के। अब इसमें क्या होगा, इसको हम कॉलम को छोड़ देंगे और रो को, है ना, तो ये इसके साथ जब करेंगे हम तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस ए आएगा, क्यों, क्योंकि अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएट को एक्स के रिस्पेक्ट में ही इसको करेंगे तो एक्स का कितना आ जाएगा, वन हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस। अब हम इसको जब करेंगे तो बाई यहाँ पे भी वेरिएबल है और बाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा, माइनस ए ही आएगा। तो आप देख रहे होंगे ये जीरो और ये माइनस ए प्लस ए हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या है, डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो आएगा। तो ये फोर्स आपका क्या है, कंजर्वेटिव होगा, देन फोर्स क्या आएगा आपका, कंजर्वेटिव आएगा। तो ये तो सिंपल मेथड है जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। इससे बस आप पता कर लगा सकते हैं कि फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। लेकिन मान लो हमें इसका लाइन ऑफ फोर्स का इक्वेशन निकाल के फिर हम उससे देखें कि हाँ यार ये ओपन कर्व है कि क्लोज कर्व है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करें कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। क्योंकि हमें पता है क्लोज कर्व जो लाइन ऑफ जो
क्लोज कर्व होती है वो किसकी लाइन ऑफ फोर्स होती है, कंजर्वेटिव, एंड जो ओपन कर्व होती है वो किसकी लाइन ऑफ फोर्स होती है, नॉन कंजर्वेटिव। तो देखो हम क्या करते हैं, अब चूंकि अगर लाइन ऑफ फोर्स कर्व होती है तो एक सिंपल सा कर्व बना देते हैं, ठीक है ना। मान लो ये एक्स वाई प्लेन में है, तो अगर एक्स वाई प्लेन में अगर यहाँ पे मैं टेंजेंट डाल रहा हूँ, ठीक है, टेंजेंट डाल रहा हूँ मैं, तो इधर आपका क्या आएगा, मान लो इधर x है और इधर क्या है आपका y है, तो इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा फोर्स का, fx, और इधर किसका है कंपोनेंट, क्योंकि और नेट फोर्स किधर लाई करेगा, टेंजेंट की तरफ लाई करेगा, क्योंकि मैंने लाइन ऑफ फोर्स का डेफिनेशन बताया कि किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो किसका डायरेक्शन देता है, नेट फोर्स का। और नेट फोर्स अगर ये मान लो एक्स वाई प्लेन में है तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा, ये fx कंपोनेंट आएगा और ये fy कंपोनेंट आएगा। अगर हम बोलूं कि थीटा है, थीटा क्या आएगा, स्लोप आएगा, तो अगर स्लोप तो इसको कैसे लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू एफ बाई अपॉन एफ एक्स लिख सकते हैं। बताओ एफ बाई क्या है, बाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स, एफ एक्स क्या है, एक्स कंपोनेंट, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ बाई जो बेटा है, बेटा इक्वेशन का मतलब ये है कि एक्स और वाई में रिलेशन लाना, पता ही है आपको, ठीक है। एफ बाई क्या होगा, माइनस ए एक्स आएगा, ठीक है, और एफ एक्स क्या आएगा, माइनस ए बाई आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेटा आपने पढ़ा होगा कि tan थीटा होता है वो क्या होता है, स्लोप होता है, और स्लोप को हम डिफरेंशियल के फॉर्म में dy अपॉन dx लिख सकते हैं। तो tan थीटा को क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx इक्वल टू x अपॉन y, ठीक है। इसको हम आगे इंटीग्रेट कर लेते हैं, जो हम आगे इंटीग्रेट करेंगे ये क्या आएगा, ये आएगा यहाँ से बाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। क्यों, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो आप देख रहे होंगे ये कुछ ऐसा आएगा, बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सीधा कर दो क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होगा तो नया कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे ये किसका इक्वेशन है, ये हाइपरबोला का है, किसका है, हाइपरबोला, ये किसका इक्वेशन है, हाइपरबोला का। ये हाइपरबोला का इक्वेशन है। अब चूंकि हाइपरबोला आपका क्या होता है, ओपन कर्व होता है, तो इसका मतलब है अगर हम इसको भी भूल जाएं कि मैंने ऐसा कुछ इसके द्वारा चेक किया था, तो हम क्या बोलेंगे कि ये ओपन कर्व है। ये किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, किसकी, किस फोर्स की, इस फोर्स की, ठीक है ना। तो ये ओपन, चूंकि ये हाइपरबोला वाला अगर इक्वेशन है तो ये ओपन कर्व होता है, अगर ओपन कर्व है तो ये कैसा होगा, फोर्स आपका कंजर्वेटिव होगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बेसिकली हमारा मेन मतलब था कि फोर्स से आप कैसे लाइन ऑफ फोर्स का इक्वेशन निकालोगे। ये बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है, ठीक है ना। आपको ये क्वेश्चन जरूर करना चाहिए, आपको बहुत ही कम जगह आपको ये मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, तब तक आप इसको आप नोट कर लीजिए, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड में कितना, कौन कितना बड़ा होता है, कौन कितना छोटा होता है, मतलब कौन बहुत बड़ा होता है, कौन बहुत छोटा होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले इलेक्ट्रिक फोर्स का कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स का आएगा फार्मूला सिंपली क्या होता है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो K की वैल्यू कितनी होगी, 9 10 पावर 9, अब ये कितना हो जाएगा, ये Q1 Q2 कितना हो जाएगा, E स्क्वायर हो जाएगा, ये अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूँ तो क्या था फार्मूला, Gm1 m2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा 6.67 10 पावर माइनस 11 इंटू कितना, बताइए m1 m2 में इनका मास सेम होगा, तो मास सेम होगा तो m स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा क्या है 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप देखोगे जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, कैलकुलेट करते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है बहुत ज़्यादा होता है इसके रिस्पेक्ट, जी ना, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, और इसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है किसी भी दो पॉइंट को, किसी दो पॉइंट चार्ज के बीच में, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, मतलब मच ग्रेटर देन इससे होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा हम
किसके द्वारा नेट फोर्स मानते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा। बट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भी है। क्यों? क्योंकि विदाउट मास चार्ज तो पॉसिबल नहीं है। अगर चार्ज रखे वहाँ पे क्या रखा हुआ है? मास भी रखा हुआ है, और मास रखा हुआ है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा लगता है। बट नेट फोर्स में इन्वॉल्व इसलिए नहीं करते क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स के रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है, इसलिए इसको क्या कर देते हैं? निग्लेक्ट कर देते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है? मच ग्रेटर होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है ना। हम लोग पढ़े, दूसरा कंपैरिजन इसका ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ है, मैंने स्टार्टिंग में जब कूलम्स लॉ पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था जो कूलम्स लॉ होता है वो मीडियम पे भी डिपेंड करता है, और मीडियम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी आप कूलम्स लॉ आपका एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। तो मतलब इसका मतलब है कि कूलम्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा इस पे, मीडियम पे डिपेंड करेगा। बट ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब है कि अगर मान लो यहाँ पे दो मास रखे हुए हैं, आप यहाँ पे अगर आप बीच में कुछ भी भर दीजिए, कोई भी दूसरा मीडियम, चाहे कुछ भी भरिए, आप चेंज करते रहिए, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड में जो ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा उसमें चेंज नहीं आएगा। बट यहीं पे अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूँ तो उसमें चेंज आएगा, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स does not depends upon medium, but electric force depends on medium, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा कैसा होता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है, एंड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बेटा वो कैसा होता है? वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या क्या सेम है और क्या क्या डिफरेंट है। अब हम बात करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन का, ठीक है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे लेकिन काफ़ी अच्छे होंगे आपके कॉन्सेप्ट।